हेलो एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश। और आज मैं आप लोग के साथ जो डिस्कशन करूंगा वो करूंगा मैं अभी हमने देखा कि यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन ने आंसर कीज़ जो हैं वो शो कर दी हैं, अपने पोर्टल पे डाल दी हैं और ज़्यादातर बच्चों ने आंसर कीज़ देख भी ली हैं, मिला भी ली हैं। बहुत से बच्चों के डाउट्स भी हैं आंसर कीज़ को लेके, चाहे वो कॉमर्स का हो, इकोनॉमिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, हिंदी का हो। हिंदी में तो बहुत ज़्यादा बच्चे ये कह रहे हैं कि सर मोर देन 70 आंसर्स गलत हैं। तो आई डोंट नो क्या पोजीशन है, क्या रहने वाली है। तो हर बार की तरह इस बार भी 6 से 7 क्वेश्चन का जो है उलटफेर है आंसर्स में, जो कि मैंने कॉमर्स में भी देखा कि जो गलत क्वेश्चन हैं उनको सही कर दिया गया है और जो सही आंसर्स हैं उन्हें गलत कर दिया गया है। करीब 6 से 7 क्वेश्चंस का मार्जिन है जिसपे मुझे लगता है ऑब्जेक्शंस काफ़ी रेज होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल सीधे सीधे हैं। मतलब उनके सोर्सेज आपको मिल भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे क्वेश्चन हैं जिसपे कि डिबेट हो या बहस हो। तो कुछ को आंसर्स तो ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही ईजिली आपको प्रॉपरली जो किताबें हैं उन सब्जेक्ट्स की, चाहे वो मार्केटिंग की हो, चाहे अकाउंट्स की हो, फाइनेंस की हो, इकोनॉमिक्स की हो, ओके, चाहे कंप्यूटर्स की हो, तो वो आपको आंसर्स देखने को मिल जाएंगे। तो मैं अपनी बताऊं, मैंने भी कॉमर्स में करीब 6 क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन रेज किया है और मैं मोस्ट प्रॉब्ली कल उसकी जो है हार्ड कॉपी आयोग को भेज दूंगा। वो कौन कौन से 6 क्वेश्चंस हैं, हालांकि एक क्वेश्चंस के ऊपर उसके अलावा भी मुझे जो है आपत्ति है, लेकिन उसका मुझे जो है प्रूफ नहीं मिल रहा है, तो मैं शायद उस पर आपत्ति ना लगाऊं। तो लेकिन अगर किसी के पास है तो उसको ज़रूर लगाइए, मैं बता दूंगा वो क्या है। जैसे कि कॉमर्स की मैं बात करूं तो कॉमर्स में मैंने एक तो आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन के ऊपर मैंने आपत्ति लगाई है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि मैंने वर्ल्ड बैंक का सोर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सोर्स और आपके यूनाइटेड नेशंस का सोर्स लेके और बिजनेस स्टैंडर्ड, एक जो मैगजीन प्रॉपर बहुत अच्छी मैगजीन है बिजनेस स्टैंडर्ड, उसका सोर्स यूज़ करते हुए ऑनलाइन से है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ गूगल पे डाला, गूगल का कुछ भी सोर्स आ गया, क्योंकि बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर क्या गूगल का सोर्स चल जाएगा। गूगल तो कुछ नहीं, गूगल तो एक सर्च इंजन है। आप उस पर ये देखिए कि कौन सी ऑथेंटिक वेबसाइट है, क्योंकि सिर्फ सोर्स सिर्फ किताबों का ही नहीं होता है, सोर्स एक ऑथेंटिक वेबसाइट का भी होता है। जैसे कि अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूँ तो वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से अगर आप कुछ चीज़ निकाल रहे हैं तो भी वो आपका माना जाएगा। आप यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट से निकाल रहे हैं वो माना जाएगा। कोई एक ऑथेंटिक मैगजीन है जैसे कि बिजनेस स्टैंडर्ड है, उसकी ऑनलाइन वेबसाइट है, उससे आप अगर निकाल रहे हैं तो वह वैलिड माना जाएगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल सोर्सेज होते हैं। क्योंकि जब हम पीएचडी लिखते हैं या रिसर्च करते हैं तो जब हम कोई कंटेंट यूज़ करते हैं तो हम उसका साइटेशन देते हैं, यानी कि उसका रेफरेंस देते हैं कि वो हमने कहाँ से उठाया। तो उसमें खाली बुक का ही जिक्र नहीं होता है, उसमें बुक चैप्टर्स, जर्नल्स, ऑनलाइन कंटेंट, ऑनलाइन कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन सी वेबसाइट से आपने लिया, वो सारे जो है हम सोर्सेज यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक किताब का ही सोर्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किताब में नहीं मिलती हैं लेकिन वो ऑनलाइन जेन्युइन सोर्सेज में मिलती हैं। तो आप बिल्कुल भी ना झिझकें, बस आप ये देखिए कि वो सोर्स आपका वैलिड होना चाहिए, ओके। तो जैसे कि वित्तीय समावेशन का जो है आंसर है वो दोनों आंसर है, पहला और दूसरा, कि उसमें अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के साथ साथ इंडिविजुअल्स को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का एक मेथड है, तो ये भी है, तो मैंने इस पे दिया है। उसके अलावा डायरेक्ट मार्केटिंग के ऊपर मैंने दिया है कि कैटलॉग, जो इन्होंने आयोग ने आंसर दिया है कि कैटलॉग नहीं होगा, कैटलॉग डायरेक्ट मार्केटिंग में आता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं आता है। उसके ऊपर मैंने दिया इम्पोर्ट टैरिफ, जो इम्पोर्ट पे जो बाधाएं लगाई जाती हैं टैरिफ के फॉर्म में, तो उसका क्या असर पड़ता है, उसके ऊपर मैंने जो है आयोग को आपत्ति दी है कि उसमें प्राइस ही नहीं साथ साथ क्वांटिटी पे भी असर पड़ता है। उसके मैंने 2 अलग अलग किताबों के प्रूफ दिए हैं, 2 इंटरनेशनल बुक्स, एक आप उस पर लगा सकते हैं। उसके अलावा एड वैलोरम टैक्स के ऊपर मैंने आपत्ति दी है, वो भी मैंने एक वर्ल्ड बैंक की साइट से निकाला कि एड वैलोरम टैक्स क्या होता है। उस पर मैंने आपत्ति दी है कि एड वैलोरम टैक्स जो है वो आइटम्स की वैल्यू पे लगता है, परसेंटेज की फॉर्म में, ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। तो सेकंड इसका ऑप्शन सही है, वो मैंने लगाया है। उसके अलावा एक जीएस में यानी कि जनरल साइंस में जो एक सवाल आया था, कुकी किसे कहते हैं, तो कुकी का भी मैंने एक जो है कंप्यूटर साइंस की कोडिंग की किताब है वहाँ से निकाला कि कैसे क्या होता है कुकी। कुकी जो होता है वो आपके क्लाइंट साइड पे किसी भी वेब ब्राउजर, किसी भी वेबसाइट को आप सर्च करेंगे तो उसका जो कुकी है, कुकी की फॉर्म में उसकी इन्फॉर्मेशन उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री में सेव हो जाती है, यानी कि अगली बार कभी भी आप वो वेबसाइट खोलेंगे तो फॉरन इन्फॉर्मेशन आपके सर्वर पे चली जाएगी कि आपने जो है फला फला वेबसाइट खोली है। तो सर्वर को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि किसी बंदे ने किस जगह पे आपकी वेबसाइट को खोला गया है। तो इसलिए कुकी जो है आपके क्लाइंट साइड पे उस वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन
सिक्योर कर देता है। तो ये उसका आंसर है। और रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में मैंने डाला है कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग किसे कहते हैं। रिफ्लेक्टिव टीचिंग में रिप्रोडक्शन ऑफ थॉट्स, ये मैंने 2 जगह देखा, उसका सोर्स मैंने लगाया ऑनलाइन। उसके अलावा एक सोर्स है जिसे मतलब प्री एक्टिव स्टेज ऑफ लर्निंग, उसमें बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका डायग्नोसिस नहीं, इसका जो है सीक्वेंसिंग होगा। मेरे हिसाब से इसका डायग्नोसिस होना चाहिए, क्योंकि डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। यानी कि हम टीचिंग से पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, क्या प्रॉब्लम है, फिर उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए फिर उसका सोल्यूशन लेके हम बच्चों को जो है तैयारी कराते हैं, उनके डाउट्स क्लियर करते हैं। तो डायग्नोसिस का मतलब निदान करना नहीं होता। कुछ बच्चे समझ रहे हैं कि डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान करना। निदान करना मतलब होता है आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं, वो निदान करना होता है, जैसे हम रेमेडी बोलते हैं। अगर आप जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर किसी प्रॉब्लम को जब आइडेंटिफाई करता है उसे हम डायग्नोसिस बोलते हैं कि डॉक्टर ने ये डायग्नोस कर लिया कि क्या बीमारी है, उसके बाद वो ट्रीटमेंट शुरू करता है कि क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो डायग्नोसिस का मतलब सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। तो उस हिसाब से इसका डायग्नोसिस होना चाहिए प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग जो है। तो मैंने इस पे आपत्ति नहीं दी है, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप लोग उस पर आपत्ति दें। तो करीब 6 क्वेश्चंस पे मैंने आपत्ति दी है, और बाकी का मुझे सोर्स नहीं मिला, अदरवाइज मैं उसका भी जो है आपत्ति देता। उसके अलावा जिन क्वेश्चंस की मैंने बात की, अगर आपको उनका सोर्स चाहिए तो आप मुझे अपनी ईमेल आईडी सेंड कीजिए, मैं आपको उन ईमेल आईडी पे आपको वो कंटेंट शेयर कर दूंगा। तो आप प्रॉपरली जो है आयोग को उस कंटेंट के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो 6 क्वेश्चन का तो मेरे पास सॉलिड प्रूफ है, वो मैं आपको मेल कर सकता हूँ। आप लोग जो है मैसेज में अपनी ईमेल आईडी शेयर करिएगा, मैं आपको कंटेंट शेयर कर दूंगा। रही बात फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट आप लोग को शायद मिल ही गया हुआ और भी प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है, हालांकि मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता। मैं अभी रात में 9 बजे आके अभी बैठा हूँ और मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। पूरे दिन मुझे टाइम नहीं मिलता, बिकॉज आई वर्क इन अ कॉलेज फ्रॉम 8 to 5। ओके, 6-7 बजे घर पहुंचता हूँ, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता। तो मैंने फॉर्मेट आप लोगों को मिल गया होगा, तो हर एक क्वेश्चन का आपको एक अलग फॉर्मेट पे भरना है, क्योंकि मैंने भी 6 क्वेश्चंस के लिए अप्लाई किया है। तो 6 का मैंने 6 फॉर्मेट, 6 कॉपी निकाली और 6 फॉर्मेट बना के उसके साथ मैंने हर एक प्रूफ को अटैच किया है, और मैं एक ही साथ उसको लिफाफे में रख के मैं आपको जो है कमीशन को उसको भेज दूंगा। तो वही तरीका है, क्योंकि बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या तरीका, कैसे करें। तो जो भी आपके डाउट है जिस क्वेश्चन पे, तो वो एक फॉर्मेट पे एक क्वेश्चन, और अगर आपको लगता है कि उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाने, डॉक्यूमेंट्स लगा के, और जो उन्होंने पता दिया है कि सचिव जो उसमें लिखा हुआ है, जो आप डॉक्यूमेंट निकालेंगे फॉर्मेट में पता लिखा हुआ है नीचे कि सचिव को भेजना है, सचिव यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन प्रयागराज, ऐसे करके उसमें लिखा हुआ है। उस पर आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से उसको 18 तारीख तक उपलब्ध कराना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है कमीशन को आपत्ति भेजिए, उससे जो है सही सोर्सेस से भेजिए, जिससे कि सही आंसर्स निकल के आए। और बहुत से बच्चे सवाल कर रहे हैं कि क्या जो बच्चे आपत्ति करेंगे क्या उन्हीं को मार्क्स मिलेंगे। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपत्ति करने के बाद जब आंसर ठीक किया जाता है तो वो तो फिर एक रिवाइज आंसर की आती है, उसका फ़ायदा सबको मिलना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि मेरे लिए, अगर मैं ऑब्जेक्शन क्रिएट करता हूँ कि भाई मेरे लिए सूरज पूरब में निकलता है और किसी दूसरे के लिए सूरज पश्चिम में निकलता है, तो यानी कि मैं अगर इस चीज़ को प्रूव करूँगा तो क्या सिर्फ मुझे ही को मार्क्स मिलेंगे? ऐसा नहीं है। जो चीज़ रियल है, जेन्यून है, उसी पे मार्क्स मिलेंगे। तो मेरा अगर सही गलत का सही हो गया तो मुझे तो मेरे मार्क्स कटेंगे, और अगर मेरा सही का गलत हो गया है तो मुझे अगली बार मार्क्स मिलेंगे। तो रैशनलाइजेशन होगा, उससे जिनके मार्क्स गलत के सही बन रहे हैं वो फिर से नीचे आएंगे, और जिनके सही से होके नीचे चले गए उनके फिर से मार्क्स वहीं पहुंच जाएंगे, जो कि एक तरीका है सही एग्जाम कंडक्ट कराने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आपत्ति भेजिए। बाकी मैंने आप लोग के कमेंट्स देखे हैं, किसी के 60, किसी के 65। एक बार मैडम ने कहा भी, जो मेरी व्यूअर है, कि सर आप कट ऑफ कैसे बता सकते हैं। मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ अगर सही सवालों का जिनका जवाब ओरिजिनल है वही माना जाए, जो कि एक्चुअल जवाब है, जो कि करेक्शन होने के बाद आएगा, तब कट ऑफ मैंने बताया कि 65 to 70 के बीच में अगर हैं आपके मार्क्स, तो आपको कॉमर्स, खासतौर पर कॉमर्स के केस में आपको जो है कॉल आने की संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी की स्थिति, लेकिन अभी में तो किसी के जिनके 60-65 आ रहे थे उनके 70 से ऊपर पहुंच गए, और जिनके ऑलरेडी 72-73 थे वो आ गए 67 पे। तो दिस इज नॉट द एक्चुअल पिक्चर। एक्चुअल पिक्चर तब होगी जब आयोग करेक्शन करके आंसर की को अपडेट करेगा, उस हिसाब से जब आपका स्कोर बनेगा वो बनेगा 65 से 70 के बीच में। ओके, तो आप आयोग को आपत्ति दें और अपना ध्यान रखें, लेकिन आपत्ति ज़रूर भेजें प्रॉपर तरीके से। हर एक क्वेश्चन के लिए एक अलग फॉर्मेट यूज़ करें, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आपको या तो हिंदी भाषा में फॉर्म भरना है या इंग्लिश भाषा में फॉर्म भरना है। तो हिंदी या इंग्लिश कोई एक भाषा को चूज़ करते हुए आपको उस आपत्ति की जो फॉर्म है उसको भरना है। उसमें इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी कि हर एक क्वेश्चन के लिए एक फॉर्म है, और ध्यान से भरना है पूरा। आपको अपना नाम लिखना, अपना रोल नंबर लिखना है,
आपकी जो भी बुकलेट सीरीज़ है वो लिखना है उसमें, ठीक है। बुकलेट नंबर जो था आपका जो भी है, बी है, सी है, जो भी है वो उसके अंदर डालना है, ठीक है। तो उससे जो है आयोग को ये पता चल जाएगा कि हाँ ये बच्चा जेन्यून है, इस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है और कि ये सीरीज़ है और ये इस वाकई में सही क्वेश्चंस पे क्लेम कर रहा है। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी क्लेम कर दे, ठीक है, क्योंकि आयोग भी तभी संज्ञान में लेगा उस चीज़ को जब किसी प्रॉपर सोर्स से प्रॉपर बच्चे ने वो इन्फॉर्मेशन शेयर की होगी। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए आंसर कीज आ गई है, बहुत जल्दी इस पर रिवीजन होगा। उसके बाद बहुत जल्दी ही दिसंबर लास्ट तक देखिए इंटरव्यू के भी बारे में बता दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 13 तारीख हो चुकी है और 18 तक जब आपत्ति मांगी है तो 18 के बाद फिर उसको रिवाइज किया जाएगा। कम से कम हफ्ता भर तो लगेगा ही लगेगा। तो आप मान के चलिए 18, 10, 28 यानी कि दिसंबर तक कहीं फाइनल आंसर कीज आ जाएंगी और फिर उस हिसाब से रिजल्ट भी हो सकता है घोषित कर दिया जाए। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा और अगली वीडियो में बात करूंगा कि जीआईसी का मेंस कैसे तैयारी करें, क्या क्या करें। उसकी मेरे ऑलरेडी वीडियोस शेयर्ड है सारी, चाहे वो सिलेबस के ऊपर हो, चाहे वो हिंदी और ऐसे राइटिंग के ऊपर हो, या ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें या किस तरीके से लिखें, उस सब के ऊपर वीडियोस डाल रखी है। आप मेरे चैनल को एक बार ब्राउज करेंगे, सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक पर रेलिवेंट आपको मेरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन ठीक लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल दानिश कैरियर काउंसलिंग, और अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दें अगर किसी को प्रूफ चाहिए। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।